हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जी हां 50 देशों की नौसेना की कप्तानी करेगी इंडियन नेवी। चीन के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे 50 देशों की नौसेना की कप्तानी करेगी इंडियन नेवी। साथ ही साथ आपको बताएंगे ईरान में फिर एक बार पाकिस्तानी नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग। फिर एक बार 9 लोगों को, 9 पाकिस्तानियों को मार दिया गया है। दोस्तों, 15 दिनों पहले भी 9 पाकिस्तानियों को मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मच गया है हड़कंप। साथ ही साथ आपको बताएंगे रशिया ने भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए कर दिया बड़ा समर्थन। कहा G20 की अध्यक्षता इसका सबसे बड़ा सबूत। साथ ही साथ बताएंगे इमरान खान और नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में कौन होगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। क्या है पाकिस्तान चुनाव का रिजल्ट, क्या है अभी की सबसे बड़ी खबर। और साथ ही साथ सरकार से आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं किसान। 16 फरवरी को भारत बंद का किया आह्वान, जिसके बाद कांग्रेस ने भी दोस्तों भारत की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिसके बाद क्या जवाब मिला है कांग्रेसियों को, सारी जानकारियां बताएंगे। बस बनेगा वीडियो अंत तक। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका 50 देशों की नौसेना की कप्तानी करेगी इंडियन नेवी। चीन के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। बता दें, दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने और चीन की घेराबंदी करने के लिए इंडियन नेवी अब विश्व विजय अभियान की शुरुआत कर रही है और फरवरी 2024 के अंत में भारत मिलान अभ्यास में अपनी नौसेना का प्रदर्शन करना शुरू करेगी। चीन पर नजर रखते हुए 50 नौसेनाओं का एक दस्ता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी में जुटेगा, जो क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को मुंहतोड़ जवाब देगा, जिसका मकसद एक सुरक्षित और स्थिर इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने का एक चेतावनी संदेश होगा। भारतीय नौसेना के जुड़वा एयरक्राफ्ट कैरियर बोले तो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत और विदेशी पनडुब्बियां इस सैन्य अभ्यास के सितारे होंगे, जिसका मकसद साफ शब्दों में यह होगा कि समुद्री स्वतंत्रता और शांति को बिगाड़ने की कोशिश चीन हरगिज ना करे। जी हां, मिलान समुद्री अभ्यास में क्वाड देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दक्षिण पूर्वी देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। भारत 19 से 27 फरवरी तक अभ्यास के लिए अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को तैनात करेगा। इनके अलावा 20 नौसैनिक युद्धपोत P-8I जैसे समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बियां भी अभ्यास में हिस्सा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बात तो है ही दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे 50 देशों की नौसेनाओं की कप्तानी करेगा, जो वाकई में दोस्तों भारत के लिए इससे बढ़कर और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। दोस्तों, वाकई में अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी अवश्य कहिएगा। नेक्स्ट और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में पाकिस्तानी नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग, 9 लोग मारे गए। 15 दिनों पहले भी 9 पाकिस्तानी नागरिकों की हुई थी हत्या। आपको बता दें, पाकिस्तान ईरानी सीमा से सटे इलाके में एक बार फिर से 9 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि दक्षिण पूर्वी ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित सिकरन में पाकिस्तानी लोगों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में 9 लोग मारे गए हैं। मेहर न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर अली रजा मर महती ने इसकी पुष्टि की। अली रजा मर महती ने के अनुसार ये घटना तब हुई जब चीन बंदूकधारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। दुखद घटना की निंदा करते हुए मर महती ने पीड़ितों के परिवारों और पाकिस्तानी लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। ईरानी पुलिस बलों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया, लेकिन बंदूकधारी घटनास्थल से भागने में सफल रहे। घटना की विस्तृत जानकारी की जांच की जा रही है। यह पिछले महीने इसी तरह की घटना के बाद हुआ है, जिसमें 9 पाकिस्तानी श्रमिकों की जान चली गई थी। इससे पहले 27 जनवरी को सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सरवन शहर में एक घर में 9 पाकिस्तानी लोगों की हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों, हम आपको ना वो पिक्चर दिखा सकते हैं ना वो वीडियोस, क्योंकि इनकी बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है दोस्तों, जो कि यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है। बहरहाल फिर एक बार 9 पाकिस्तानियों की मौत पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बता दें कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान अभी चुनाव कैसे जीते, किसकी बनेगी सरकार, इन मामलों में फंसे हुए हैं दोस्तों। और ईरान में हुए इस निर्मम हत्या पर अभी तक पाकिस्तान की ओर से कोई बड़ा बयान नहीं आया, लेकिन जैसे ही कोई बयान आता है सबसे पहले आपको बताएंगे। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां रशिया ने भारत के यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए किया समर्थन। कहा G20 की अध्यक्षता इसका सबसे बड़ा सबूत। जी हां, भारत और रशिया के रिश्ते वैश्विक स्तर पर काफी मजबूत है। इसी बीच शनिवार यानी 10 फरवरी को भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने की बात कही। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने और संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य एजेंसियों में तत्काल सुधार का आह्वान किया। रूसी राजदूत ने कहा कि हमारा विचार है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर दक्षिण के देशों के हितों पर केंद्रित एजेंडे के साथ साथ संतुलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। RT समाचार एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में रूसी दूत ने कहा कि हमने भारत की उम्मीदवारी के लिए बार बार अपने समर्थन का संकेत दिया है। हमारे भारतीय साझेदारों ने 2021-22 में यूएनएससी परिषद में 2 बार अपनी गैर अस्थायी सदस्यता के दौरान
पाकिस्तान खुद को योग्य साबित किया है और सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रशिया ने यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता होने के लिए जो समर्थन किया है दोस्तों, इसके बाद उसने दिखा दिया है कि हम वाकई में और जेन्युइन भारत के दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, ना कि अमेरिका की तरह जो ऊपर से दोस्ती बताता है और अंदर अंदर भारत को ही काटने की कोशिश करता है। बहरहाल दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से खबर आ रही है, इमरान खान की पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोल डाला मोर्चा, सीईसी का मांगा इस्तीफा, ठोका सरकार बनाने का सबसे बड़ा दावा। बता दे, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के 8 फरवरी को हुए चुनावों में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ ने वोटों में बड़े पैमाने पर कथित धांधली के आरोप लगाए हैं। साथ ही चुनाव परिणाम घोषित करने में देरी करने के मामले में भी पीटीआई लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती आ रही है। इन सब के बीच ARY न्यूज के हवाले से खबर आई है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी बोले तो पीटीआई ने संवैधानिक उल्लंघनों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी सिकंदर सुल्तान राजा के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। पीटीआई के एक प्रवक्ता ने सीईसी और पाकिस्तान चुनाव आयोग के सदस्यों पर संविधान का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीटीआई ने यह भी दावा किया है कि 2024 के आम चुनाव में उसको बहुमत मिला है, तो ऐसे में उसको सरकार बनाने का अधिकार है। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव में नतीजों में धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरे पीटीआई समर्थक, पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस, कई हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पीटीआई के समर्थकों ने अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन इतना तेज हुआ दोस्तों कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए पाकिस्तान की सेना को। और साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, एक ऐसी भी खबर आ रही है कि लाहौर में जीतने के बाद इमरान खान समर्थित कैंडिडेट ने यानी उम्मीदवार ने बदल लिया अपना पाला, नवाज शरीफ की पार्टी कर ली उसने ज्वाइन। जी हां, पाकिस्तान में हाल में संपन्न हुए आम चुनाव में लाहौर की एक सीट से जीत दर्ज करने के बाद इमरान खान समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार पाला बदलकर नवाज शरीफ की पार्टी में शामिल हो गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितनी बड़ी धांधली चल रही है, जहां इमरान खान के यानी पीटीआई के नाम पर चुनाव लड़कर जीत भी गया दोस्तों, उसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी में शामिल हो गया। ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है और सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो ये है कि बिलावल भुट्टो हो सकते हैं पाकिस्तानी पीएम। इमरान खान को रोकने के लिए नवाज शरीफ के पास क्या रास्ता बचा है वो भी आपको बता दें। फिलहाल सबसे ज्यादा सीटों पर जीत इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने हासिल किया। दुर्भाग्य से बहुमत किसी के पास भी नहीं है। एक तरफ जेल में बंद इमरान खान अपनी जीत और जल्द सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ जोड़ मरोड़ तोड़ का हथकंडा अपनाते हुए गठबंधन की सरकार की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। इस बीच ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बीच सेटिंग हो गई है। सरकार बनाने के लिए एक नहीं 4 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का पीएम और नवाज शरीफ को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो उधर शहबाज शरीफ को पंजाब प्रांत की कमान सौंपी जा सकती है। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से वाकई में अलग नहीं हुए थे, बल्कि इन्होंने एक प्लानिंग किया था कि अलग होंगे तो वोट बटेगा, और वोट बटेगा तो मैक्सिमम लोग जो इमरान को भी वोट देने वाले होंगे वो बिलावल भुट्टो को देंगे। क्योंकि अगर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पहले से ही एक साथ एक पार्टी में होकर के दोस्तों चुनाव लड़ते गठबंधन दिखाकर, तो शायद मोस्ट ऑफ द वोट और भी ज्यादा इमरान खान की पार्टी को जा सकते थे। ऐसे में ये भी प्लानिंग का सबसे बड़ा दावा पाकिस्तान में किया जा रहा है कि जानबूझकर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की पार्टी अलग हुई थी। क्या लगता है दोस्तों, इस पर आपकी कमेंट में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट बड़ी खबर आपको बता दें, अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई से भुगतान, रुपए कार्ड की भी सेवा पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और सांस्कृतिक रूप से बेहद करीब मॉरिशस को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। अब श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं की शुरुआत होगी। 12 फरवरी को पीएम मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की मौजूदगी में मोबाइल आधारित डिजिटल भुगतान सेवाओं की शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी बयान के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं और मॉरिशस में रुपए कार्ड सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ इस शुभारंभ का गवाह बनेंगे। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन, ऐसे में कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि श्रीलंका में अडानी का चलेगा सिक्का, 3 हवाई अड्डों को मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट भारत की। फिर एक बार बल्ले बल्ले। जी हाँ, यूपीआई वाली बात हमने आपको बताई, लेकिन अब बता दें कि भारत के अडानी समूह को श्रीलंका में 3 हवाई अड्डों के मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इसके लिए अडानी समूह श्रीलंका अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। अडानी समूह जिन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहा है, उनमें कोलंबो में भंडर नाइक के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। श्रीलंका के पर्यटन, भूमि, खेल और युवा मामलों के मंत्री हरीन फर्नांडो ने शुक्रवार को कहा कि दोनों पक्षों के बीच तौर तरीकों पर चर्चा की जा रही है और इसमें मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत यूएई संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। पीएम मोदी का अबू धाबी दौरे से पहले भारतीय राजदूत का सबसे बड़ा बयान। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 से 14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात के यानी यूएई के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो अबू धाबी में बने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। उनकी यात्रा से पहले यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि दोनों देशों के बीच खास रिश्ते हैं जो लगातार आगे
बढ़ रहे हैं। राजदूत सुधीर ने कहा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है। अगर आप बीते 9 से 10 वर्षों तक देखें तो भारत और यूएई संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। ये संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दृष्टिकोण से निर्देशित और पोषित है। जी हाँ, उन्होंने कहा जब आप किसी रिश्ते को इस स्तर तक आगे बढ़ाते हैं तो नेताओं को एक दूसरे से मिलते रहने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की आगामी यात्रा यूएई की उनकी 7वीं यात्रा होगी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, म्यांमार में युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य, तानाशाह सेना ने जारी किया बड़ा आदेश। दरअसल म्यांमार में जुंटा ने सभी युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया। इसके बाद से अब युवाओं को किसी भी नौकरी से पहले सैन्य सेवा करना अनिवार्य होगा। म्यांमार की सेना वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में अधिक स्वायत्तता के लिए लड़ रहे शस्त्र विद्रोही बलों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। सेना ने अपने आदेश में कहा है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों और 18 से 27 वर्ष की आयु की महिलाओं को 2 साल तक सेवा देनी होगी, जबकि 45 वर्ष तक की आयु के डॉक्टरों जैसे विशेषज्ञों को 3 साल तक सेवा देनी होगी। राज्य मीडिया ने शनिवार को कहा कि आपातकाल की स्थिति में सेवा को कुल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान में गद्दी पर बैठे हैं इमरान समर्थक राष्ट्रपति, आसानी से सरकार नहीं बना पाएंगे क्या नवाज शरीफ। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया दोस्तों, कहा ईवीएम होती तो ऐसे हालात बनते ही नहीं। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी इमरान खान समर्थक माने जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में आरिफ अलवी कई चीजें कर सकते थे, लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान में सच्ची शक्ति कभी भी राष्ट्रपति के कार्यालय में नहीं रहती है। लेकिन ऐसे फैसले जिसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी हो, वहां पर अलवी नवाज शरीफ एंड टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस बीच पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा था कि पाकिस्तान में बैलेट पेपर की जगह अगर ईवीएम से चुनाव हुआ होता तो नतीजों में ये देरी ना होती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चुनाव आयोग की नई चुनाव प्रबंधन प्रणाली नाकामयाब रही है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव में होता तो मतदान के दिन 8 फरवरी को ही नतीजा आ जाता और देश को मौजूदा संकट का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल पाकिस्तान भी अब चाहता है कि भारत की तरह ही ईवीएम जैसे चुनाव हो। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, इजराइल से बड़ी खबर, विरोध के बावजूद नेतन्याहू ने कहा रफाह में चलाएंगे सैन्य अभियान, खत्म होगी हमास की आतंकवादी बटालियन। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जो वैश्विक नेता रफाह में उनकी सेना का अभियान रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे हमास को वहां रखना चाहते हैं। इससे एक दिन पहले नेतन्याहू ने सेना से कहा था कि वो रफाह में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के लिए योजना बनाए। रफाह दक्षिण गाजा पट्टी का शहर है जहां अभी गाजा के 13 लाख लोग रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इस शहर में ज्यादातर वे लोग रह रहे हैं जो गाजा के अन्य हिस्सों के निकाले गए हैं। नेतन्याहू ने पहले इस शहर को हमास के आतंकवादियों का आखिरी गढ़ बताया था। एक अमेरिकी चैनल के साथ इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें रफाह में नहीं घुसना चाहिए, दरअसल वे कह रहे हैं कि युद्ध हार जाओ और हमास को वहां रखो। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, कतर से बालाकोट वाला लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा इंडोनेशिया, सेकंड हैंड बताकर रद्द कर दी है डील। जी हाँ, इंडोनेशिया ने कतर से सेकंड हैंड मिराज लड़ाकू विमान खरीदने की परियोजना को रद्द कर दिया है। इंडोनेशियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश कतर के इस्तेमाल किए गए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को खरीदने की विवादास्पद योजना को छोड़ दिया। इस परियोजना की कुल कीमत 733 मिलियन यूरो आंकी गई थी। भारत ने इसी मिराज 2000 विमानों से पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था। इंडोनेशियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता दहनील अंजार सिमनजुंटक ने एक बयान में कहा कि मिराज जेट की कोई खरीद नहीं होगी। हालांकि इसकी योजना बनाई गई थी, इसे रद्द कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि कोई सक्रिय अनुबंध नहीं है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, तमिलनाडु के 21 ठिकानों पर एनआईए की बड़ी छापेमारी, मोबाइल लैपटॉप सिम के साथ हार्ड डिस्क भी हुआ जब्त। जी हाँ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारियों ने तमिलनाडु के 21 ठिकानों पर छापेमारी की। 2022 के कोयम्बटूर कार बम धमाका मामले में जांच कर रही एनआईए की टीम एक साथ सभी ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस से जुड़े इन कार बम धमाकों के मामले में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के साथ साथ आतंकी संगठन में भर्ती करने का मामला भी सामने आया है। एनआईए इस पहलू पर भी जांच कर रही है। 21 ठिकानों पर रेड के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जी हाँ, रविवार को जारी बयान के मुताबिक एनआईए की टीम ने तमिलनाडु आईएसआईएस में भर्ती और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अधिकारियों ने कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामान भी जब्त किए। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका ने गुआम में तैनात किया परमाणु हमला करने वाला B-52 बॉम्बर, चीन के उड़ेंगे होश। जी हाँ, अमेरिका ने प्रशांत महासागर में स्थित गुआम में अपने परमाणु बॉम्बर C-52 को तैनात किया है। अमेरिका की पैसिफिक एयरफोर्स ने एक बयान जारी कर बताया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक निरोध का समर्थन करने के लिए B-52 विमानों की तैनाती की गई है। इससे पहले से परमाणु बॉम्बर अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में तैनात थे। माना जा रहा है कि इस तैनाती के पीछे चीन को अपनी ताकत का एहसास कराना है। इन दिनों चीनी विमान बड़ी संख्या में ताइवानी हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। अमेरिका का B-52 एक अमेरिकी लंबी दूरी का सबसोनिक जेट संचालित रणनीतिक बम वर्षक है। B-52 का
का बोइंग वर्सेस डिजाइन और निर्मित किया है। ये अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल सबसे पुराने विमानों में से एक है। नेक्स्ट खबर बता दें, सऊदी अरबिया के आसमान में राफेल और JF-17 की जंग, दुनिया देखेगी किसमें कितना दम। जी हाँ, सऊदी अरबिया में राफेल और JF-17 की जंग देखने को मिलेगी। इसके लिए दोनों ही लड़ाकू विमान सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। इनके अलावा ब्रिटिश यूरो फाइटर टाइफून भी किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर मौजूद है। सऊदी अरबिया इस साल स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री युद्धाभ्यास का आयोजन कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में बहरीन, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ग्रीस, पाकिस्तान और कतर की वायुसेनाएं शामिल हो रही हैं। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री युद्धाभ्यास 18 फरवरी को खत्म होगा और ये एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान में मारा गया ISIS का आतंकी सरगना, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अशांत खैबर जिले में खुफिया सूचना पर आधारित अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन दाइश से जुड़े एक आतंकवादी सरगना को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना के मीडिया प्रकोष्ठ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के मुताबिक इलाके में एक हाई प्रोफाइल आतंकवादी की कथित मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने एक अभियान चलाया। सेना ने एक बयान में कहा कि भीषण गोलीबारी के बाद दाइश यानी इस्लामिक स्टेट के हाई प्रोफाइल आतंकवादी सरगना सूरत गुल उर्फ सैफुल्लाह को मार गिराया। जी हां, नेक्स्ट खबर बता दें, LPG और PNG के बाद अब लीजिए निर्बाध LNG। भारत ने कतर के साथ किया दुनिया का सबसे बड़ा सौदा। जी हां, भारत और कतर के बीच तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डील हुई है। इससे अगले 20 वर्षों तक भारत को निर्बाध LNG मिलती रहेगी। पेट्रोनेट द्वारा 2029 से 20 साल के लिए कतर से सालाना 75 लाख टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीद अनुबंध का नवीकरण संभवतः दुनिया में इस ईंधन की खरीद का सबसे बड़ा सौदा है। इससे भारत को स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट खबर बता दें, आम चुनाव को लेकर ऋषि सुनक ने कहा कंजर्वेटिव पार्टी पूरी तरह तैयार, देश की आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार। जी हां, ब्रिटेन में इस साल के आखिरी 6 महीनों में आम चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान सामने आया है। सुनक ने कहा कि वो इन चुनावों के लिए अपनी नीति पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय मूल के ब्रिटेन नेता सुनक ने इसी हफ्ते एक अखबार को इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के लिए एक और कार्यकाल दिलाने के लिए अपनी नीतियों को मतदाताओं के सामने पेश करने को पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और भविष्य में इसमें और बेहतरी होने की उम्मीद है, इसीलिए वो आम चुनाव में जीत को लेकर आशावादी है। नेक्स्ट खबर बता दें, डोमेस्टिक खबर की बात करते हैं जहां सरकार से आर पार के मूड में दिखाई दे रहे ये किसान। 16 फरवरी को भारत बंद का किया आह्वान, करेंगे दिल्ली कूच। जी हां, अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों ने अब सरकार से आर पार का मूड बना लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठनों ने 13 जनवरी को दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद अब 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान कर दिया है। उधर हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब और हरियाणा सीमा पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पंजाब के किसानों ने ऐलान किया है कि 10,000 ट्रैक्टर ट्रोलियों पर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में दाखिल होंगे। इसके लिए शंभू बॉर्डर, डबवाली और खनौरी बॉर्डर को चुना गया है। इन तीनों बॉर्डर को सील कर दिया गया है। यहाँ इतनी ज्यादा तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस के साथ पंजाब हरियाणा सीमा पर BSF और RFF के जवानों को भी तैनात किया गया है। जी हाँ, तो वहीं पंजाब के किसानों को हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने से रोकने के लिए अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंजाब और हरियाणा के बीच बने शंभू बॉर्डर को सीमेंट की बैरिकेडिंग और कंटीली तारें लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, किसानों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, कहा राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक ही नहीं। जी हाँ, किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तीखा प्रहार किया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है। कांग्रेसी नेता ने लोगों से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी आह्वान किया और वादा किया कि कांग्रेस किसानों को न्याय देगी। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो राहुल गांधी ने कहा और खड़गे ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। खड़गे ने कहा कि दिल्ली कूच में साथ खड़ी है कांग्रेस, किसानों से मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से बहुत बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो कृषि कानून वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। उन्होंने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मोदी सरकार ने कानूनों को वापस लेने संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ किसानों का आंदोलन खत्म करने के लिए ही कानून वापस लेने का ऐलान किया था, इसीलिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर किसान दिल्ली कूच करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पंजाब हमारी शान है, जय जवान जय किसान का नारा पंजाब में ही फिट होता है। यहाँ के जवान सरहद की सुरक्षा करते हैं तो किसान अन्न देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने दोनों को बर्बाद कर दिया। किसानों के खिलाफ काले कानून पर समझौता किया लेकिन रद्द नहीं किया। खड़गे ने किसानों को फिर दिल्ली पहुंचने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके संघर्ष में कांग्रेस उनका साथ देगी। ऐसे में दोस्तों, खड़गे के इन बयानों से, कांग्रेसी राहुल गांधी के इन बयानों से दोस्तों क्लियर दिखाई दे रहा है कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस अपना समर्थन दिखा करके किसानों को अपनी ओर करने की कोशिश में लगी हुई है और लोहा गर्म पर हथौड़ा मारने की जैसी मौका ढूंढती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। बहरहाल दोस्तों, आपकी क्या राय होगी खड़गे और राहुल गांधी के
इस बयान पर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर आपको बता दें, मुस्लिम दलितों को परेशान करने के लिए लाया गया है ये कानून। जी हाँ, अमित शाह जी के CAA के ऐलान को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि CAA मुसलमानों, दलितों और विभिन्न समुदायों के गरीब नागरिकों को परेशान करने के लिए लाया गया है। ओवैसी ने रविवार यानी 11 फरवरी को कहा कि यह कानून धर्म पर आधारित है। हम कभी भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं, सिखों और अन्य लोगों की भारत वापसी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन CAA को NPR और NRC से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ये कानून मुसलमानों, दलितों और विभिन्न समुदायों के गरीब नागरिकों को परेशान करने के लिए है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, बिहार से खबर, पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और RJD विधायक चेतन आनंद के गायब होने की खबर। भाई ने थाने में लगाई गुहार। जी हाँ, पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे और RJD विधायक चेतन आनंद के गायब होने की खबर सामने आई है। चेतन के भाई अंशुमान आनंद ने थाने में उन्हें खोजने की अर्जी लगाई है। चेतन को 10 फरवरी को पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव के आवास में देखा गया था। वो एक RJD विधायक के गिटार बजाते हुए वीडियो में दिखे थे। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, पंजाब में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की बातचीत हुई फेल, इन मुद्दों पर नहीं बनी बात। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले NDA अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बिहार में JD, उत्तर प्रदेश में सुभाषपा और RLD के बाद अब भाजपा की नजर पंजाब पर थी। बीजेपी और अकाली दल के बीच पंजाब में गठबंधन को लेकर पिछले कुछ समय से बातचीत चल रही थी। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक पंजाब में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की बातचीत विफल हो गई है। सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से 7 राज्यसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान। RPN सिंह को मिला टिकट। जी हाँ, राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश से RPN सिंह, सुधांशु द्विवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, श्रीमती साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत और नवीन जैन को टिकट दिया गया है। तो वहीं बिहार से धर्मशीला गुप्ता को टिकट मिला है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।